नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार गुलपाड़िया एक बार फिर से आपका कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखो, आज हम एक नई सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, क्योंकि आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों एक तरीके से एक साथ काम करते हैं। तो पहले हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे आज कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको पहले तो समझा देता हूं कि आर्किटेक्चर कहते किसे हैं। आप जानते हो कि जब हम कंप्यूटर के साथ काम करते हैं, तो क्या होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर एक तो होती है इनपुट डिवाइस, एक होती है आपकी आउटपुट डिवाइस और एक होता है कंट्रोलिंग डिवाइस जो कि इसको कंट्रोल करने का काम करता है। इनपुट डिवाइस से हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और वो इनपुट किसके पास जाता है, हमारी सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू उसके साथ प्रोसेस करती है, कार्य करती है और कार्य करने के बाद जब वो एक रिजल्ट में परिवर्तित हो जाता है तो उसे आउटपुट डिवाइस के पास भेज देती है। तो इस टेक्निक को हम जानते हैं। अब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जब हम कंप्यूटर के पर्टिकुलर पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं, जैसे कि कीबोर्ड्स के बारे में, मॉनिटर के बारे में, स्कैनर के बारे में, प्रिंटर के बारे में, सीपीयू के बारे में और उनकी वर्किंग के बारे में जान रहे हैं, तो उस चीज को कहते हैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। यानी कि पर्टिकुलर पार्ट्स के बारे में स्टडी करना, कंप्यूटर के जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। अब दूसरी टर्म में हम देखते हैं इसी के साथ रिलेट करके कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जिस तरीके से हम कंप्यूटर के पार्ट्स को स्टडी करते हैं उसे आर्किटेक्चर कहते हैं, उसी तरीके से आपका कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेस करता है, किस तरीके से वर्क करता है, अगर हम उस पूरी चीज को स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। एक सिंपल डिफरेंस है आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, यानी कि जो वर्किंग टेक्निक की स्टडी जो होती है वो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगी और पर्टिकुलर पार्ट के वर्किंग की स्टडी अगर हम देख रहे हैं तो वो आर्किटेक्चर के अंदर आ जाएगी। तो सिंपल हमने अंतर देख लिया, बेस ऑफ डिफरेंस जो इनका है वो हमने देख लिया। अब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ए सेट ऑफ रूल्स एंड मेथड दैट डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, बहुत सारे रूल्स का सेट है और एक तरीका है जो क्या काम करता है, वो उसके फंक्शन को डिस्क्राइब करने का काम करता है, यानी कि उसके कार्य को डिस्क्राइब करने का काम करता है। इट इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वर्किंग में ये सहायता प्रदान कराता है, इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन में सहायता प्रदान कराता है, किसके में, कंप्यूटर सिस्टम के में। उसके बाद है सम डेफिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर डिफाइन, इट इज डिस्क्राइबिंग द कैपेबिलिटी एंड प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर बट नॉट ए पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन। तो कहीं पर क्या करता है, ये कैपेबिलिटी बताता है किसकी, आपके उस प्रोग्रामिंग मॉडल की जो आप सिस्टम के अंदर यूज करते हो, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन को उसके अंदर नहीं रखता। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं पहले तो मैं आपको। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है हमारे पास कोई चीज है, हमने उस चीज के अंदर अगर कुछ चेंज करना है, कुछ अपडेट करना है, कुछ उसके अंदर चीजें ऐड करनी है, कुछ डिलीट करनी है, तो उस पूरी टेक्निक को इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है। समझ में आ गई बात? यानी कि आपके पास कोई चीज एग्जिस्ट है और आप उस चीज के साथ काम कर रहे हो, ऑन द रिक्वायरमेंट बेसिस हमें मिड ऑफ सेशन वर्किंग के टाइम हमें पता चला कि ये जो वर्किंग टेक्निक जो हम काम कर रहे हैं, जिस चीज के साथ हम काम कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ चीज ऐड करनी है, तो हम उसको जैसे ही कुछ चीज उसके अंदर ऐड करेंगे तो इसका मतलब हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमने
कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन को देख लिया। फॉर द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन वी वांट टू स्टडी ऑफ ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट्स कॉल्ड द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स हम यूज करते हैं वो हर एक पार्ट्स कैसे काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से उसकी वर्किंग टेक्निक होती है, अगर उन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाए, उन सारी चीज़ों को पढ़ा जाए, उन सभी चीज़ों को समझा जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। इट इज क्लियर। अब हम आगे देखते हैं इसका, ये एक डायग्राम है। अब डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। देखो हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे। हमारे पास एक तो होती है इनपुट डिवाइस, ये हम सबको पता है। एक हमारे पास होती है आउटपुट डिवाइस, ये भी हमें पता है। इनपुट डिवाइस की मदद से हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने का कार्य करते हैं। और आउटपुट डिवाइस की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर इनपुट दिया है और प्रोसेस होके जो उसका रिजल्ट बना है उसको देखने का कार्य करते हैं। क्लियर है। इसके अलावा इसके मिड ऑफ वर्किंग सेशन के अंदर एक सीपीयू जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, सीपीयू, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है इसका पूरा नाम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ये दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और एएलयू होती है। और इसके अलावा स्टोरेज करने के लिए एक मेमोरी यूनिट होती है। तो तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक तो होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू और एक होता है मेमोरी यूनिट। अब तीनों के पहले तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं क्या है। कंट्रोल यूनिट का काम केवल इतना होता है कि जो इनपुट डेटा उसके पास आया है उस इनपुट डेटा को वो कंट्रोल करती है और ये फिक्स करती है कि इसको किस तरीके से सामने वाले आउटपुट के पास भेजना है, किस तरीके से हैंडल करना है। यानी कि कंट्रोलिंग का जो पूरा काम है वो कंट्रोल यूनिट करती है। एएलयू क्या करती है, उस डेटा के साथ वर्क करती है। वर्क दो प्रकार से करती है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। और मेमोरी यूनिट क्या करती है, उस डेटा को मेमोरी प्रोवाइड कराती है। अब देखो मेमोरी यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इसलिए है क्योंकि when we enter a data in our computer system, it is first step is that store on the computer। आप जब किसी कंप्यूटर के अंदर किसी डेटा को इनपुट के रूप में दोगे तो उसकी जो पहली स्टेप होगी वो क्या होगी कि वो सबसे पहले उस मेमोरी में जाके सेव होगा। क्लियर है। तो मैंने इस जगह से एक डेटा दिया ए, क्या डेटा दिया, ए, और ये डेटा इधर से चला और सबसे पहले कहां गया, सबसे पहले ये डेटा गया आपका मेमोरी यूनिट के पास। और मेमोरी यूनिट के पास जाके ये डेटा क्या हो गया, इसने मेमोरी ली। जब ये मेमोरी ले लेगा उसके बाद ये जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट फिर इसके साथ क्या करेगी, वर्क करेगी। फिर कंट्रोल यूनिट इस डेटा को भेजेगी एएलयू के पास। एएलयू इसके साथ प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद अब ये इंफॉर्मेशन बन गई। अब इस इंफॉर्मेशन को भेजा जाएगा आउटपुट के पास। तो ये आपका इस तरीके से काम होता है। लेकिन अब इसमें एक चीज याद रखनी है कि हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हम सिंपली इनकी वर्किंग को पढ़ेंगे अलग अलग, वही होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अब अगर हम इस पूरी प्रोसेस को पढ़ लेते हैं कि पूरी प्रोसेस कैसे काम कर रही है, कैसे एक इनपुट को आउटपुट में जनरेट किया जा रहा है, तो वो आपका बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा आर्किटेक्चर हो गया, हमने आर्किटेक्चर को समझ लिया, यानी कि हमने ये देख लिया कि हमारा आर्किटेक्चर क्या होता है। अब कुछ आर्किटेक्चर के पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। और पॉइंट्स क्या हैं, इन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, in the computer architecture we study part of computer।
जैसा कि मैंने आपको बताया, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स को ही स्टडी करते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, ना कि पूरी वर्किंग को स्टडी करते हैं। पार्ट्स की जो पर्टिकुलर वर्किंग है उसको स्टडी किया जाता है, जैसे कि आपका कीबोर्ड कैसे काम करता है, मॉनिटर कैसे डिस्प्ले कराता है, सीपीयू कैसे प्रोसेस करता है। अब अगर हम इनको पर्टिकुलर अलग अलग हिस्से में बांट के पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स वी स्टडी अबाउट द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एंड व्हेन वी कन्वर्ट टू होल वर्किंग ऑफ आवर कंप्यूटर टू स्टडी, जब वो क्या बन जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। अब आर्किटेक्चर के अंदर कुछ मेन सब कैटेगरी हैं जिनको हम पढ़ेंगे वन बाय वन और उनको समझेंगे कि इन सब कैटेगरी का मतलब क्या है। पहली चीज, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, जिसे बोलते हैं ISA। अब इसको समझ लो ध्यान से, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ISA, व्हाट इज ISA? ISA हैव इंस्ट्रक्शन टू कन्वर्ट ए आउटपुट। अब ISA का काम क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन को लेता है, किसके लिए लेता है, कि उस इंस्ट्रक्शन के द्वारा आउटपुट को कन्वर्ट किया जा सके। अब ISA जो होता है, इट इज ए वर्क ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ISA जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का काम है, उसकी कैटेगरी है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी है। इन द ISA वी हैव यूज्ड मशीन कोड। इन द ISA we have used machine code. Machine code means we have used binary like that 0 1। ISA के अंदर हम क्या करते हैं, 0 1 का यूज करते हैं। क्लियर है? अब देखो इसके अंदर 0 1 का ही क्यों यूज किया जाता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन समझते हैं। इसका रीजन ये है कि जो आपका ISA है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की सब कैटेगरी के अंदर आता है और ISA का काम होता है पर्टिकुलर किसी एक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के साथ काम करना, जिसके साथ ये वर्किंग में रहता है। और वो उस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के साथ काम जब कर सकता है जब वो किसकी लैंग्वेज को वर्किंग में ले, मशीन की लैंग्वेज को, कंप्यूटर की लैंग्वेज को वर्किंग में ले। तो इसीलिए वो उस काम को करने के लिए क्या करता है, मशीन लैंग्वेज का यूज करता है। अगर वो ह्यूमन लैंग्वेज का यूज करने लग जाए तो जब ये उस चीज को समझेगा ही नहीं तो वर्किंग में कैसे लेके आएगा। उसके बाद प्रोसेसर, इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं जो कि अलग अलग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। किसके अंदर, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर। रीड एंड एक्ट्स अपॉन एज वेल एज द वर्ड साइज, मेमोरी एड्रेस, मोड्स, प्रोसेसर रजिस्टर एंड डेटा टाइप। अब देखो ये जो आपका ISA है, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर है, ये पहली बात तो मशीन कोड को यूज करता है, दूसरी बात ये प्रोसेसर को यूज करता है। जब ये मशीन कोड और प्रोसेसर को यूज करता है तो सीधी सी बात है कि मशीन कोड और प्रोसेसर को डिफाइन भी करेगा। अब डिफाइन और डिस्क्राइब दो चीज होती हैं, इस चीज को भी आप डिटेल में समझ लो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक किसी चीज को डिटेल में नहीं पढ़ा जाए, जब तक उससे पुटअप होने वाले हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। डिफाइन का मतलब यह होता है कि जब आप किसी चीज की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो तो होता है डिफाइन, और जब आप ये बता रहे हो कि वो प्रॉपर्टीज वर्क कैसे करती है तो वो होता है डिस्क्राइब। तो ये क्या कर रहा है, आपके मशीन कोड और प्रोसेसर को डिफाइन कर रहा है, यानी कि केवल प्रॉपर्टीज को बता रहा है। और वो प्रॉपर्टीज वर्क क्या करती है, डिस्क्राइब क्या करती है, वो वर्ड साइज को रीड करने का काम करती है। वो वर्ड साइज को रीड करने का काम करती है, मेमोरी एड्रेस को प्राप्त करने का काम करती है कि ये किस मेमोरी एड्रेस पे रखा हुआ है, उसके रजिस्टर्स को, प्रोसेसर रजिस्टर को यूज कराती है, और इसके साथ ये भी बताती है कि ये किस डेटा टाइप्स का है। डेटा टाइप्स का मतलब इसकी साइज मेमोरी के अंदर कितनी मिल रही है, ये अल्फाबेट है, न्यूमेरिकल है, अल्फा न्यूमेरिकल है, ऑडियो है, वीडियो है, किस तरीके का डेटा है, यानी कि डेटा जो है वो किस तरीके का है जो हमारे पास वर्किंग के लिए आया है। तो इन सभी कार्यों को डिस्क्राइब करती है, किसके साथ, मशीन और प्रोसेसर को डिफाइन करके। अब इंस्ट्रक्शन
सेट ऑफ आर्किटेक्चर समझ में आया। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर मशीन कोड और प्रोसेसर डिफाइन होते हैं जो क्या काम करते हैं, उसकी साइज को, उसके एड्रेस को, उसके रजिस्टर को और उसके डेटा टाइप को बताने का काम करते हैं। ये आपका पहला टॉपिक हो गया, सब कैटेगरी हो गई किसकी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, जिसका नाम था इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अब आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISA, तो आप बता सकते हो द फुल फॉर्म ऑफ ISA इज दैट इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर। आपसे पूछ लिया जाता है कि इन द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर वी हैव डिफाइन, और ऑप्शन में आपको 4 चीज मिल जाएंगी जहां पे मशीन कोड या प्रोसेसर दोनों में से एक ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि इन द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर द डिफाइंस मशीन कोड एंड प्रोसेसर एक्ट लाइक दैट टू गेन द वर्ड साइज। अब इन चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप आपसे किया जा सकता है। तो ISA हमने अच्छे से समझ लिया, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ आर्किटेक्चर हमने देख लिया। ये क्या है, आपकी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की सब कैटेगरी है नंबर 1। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 है आपकी माइक्रो आर्किटेक्चर। अब देखो माइक्रो आर्किटेक्चर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा आर्किटेक्चर जो कि माइक्रो तरीके से मेडअप किया गया हो। इन द माइक्रो आर्किटेक्चर वी आल्सो नोन एज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो माइक्रो आर्किटेक्चर को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से क्यों जाना गया है वो चीज समझ लो। अब माइक्रो आर्किटेक्चर का मतलब, हमने कीबोर्ड का माइक्रो आर्किटेक्चर लिया तो कीबोर्ड की हम उसके अंदर पूरी फंक्शनलिटी देख रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है वर्किंग को बताना। अब जब हम कीबोर्ड की वर्किंग देख रहे हैं तो वो एक तरीके से कीबोर्ड का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मॉनिटर की देख रहे हैं तो वो मॉनिटर का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। माउस की देख रहे हैं तो वो माउस का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और जब सभी पार्टों की एक साथ मिलकर देख रहे हैं तो वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका सिस्टम डिजाइन। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसके अंदर एक कैटेगरी ऐसी भी होनी चाहिए जो कि हमारे पूरे सिस्टम को डिजाइन करे। सिस्टम को डिजाइन करने का मतलब है कि जो हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है उसको एक सिचुएशन के साथ क्रिएट करे और ये डिजाइन करे, उनकी मतलब इस तरीके से उनका वर्किंग हो, कैसे वो इनपुट दें, कैसे वो आउटपुट दें, यानी कि पूरा डिजाइनिंग का जो काम है वो जिसके द्वारा किया जाए, जिससे क्या है उसके साथ वर्क करना आसान हो जाए। तो सिस्टम डिजाइन इंक्लूडेड ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स विद इन ए कंप्यूटिंग सिस्टम। अब जो सिस्टम डिजाइन है वो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स का यूज करती है। किनका यूज करती है? सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स का यूज करती है। अब हार्डवेयर होता क्या है? हार्डवेयर का मतलब कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी टच एज ए फिजिकल। आप जब फिजिकली कंप्यूटर के किसी पार्ट्स को छू सकते हो और कंप्यूटर के किसी भी भाग को छू सकते हो तो वो आपका क्या है? हार्डवेयर है। तो ये सिस्टम डिजाइन क्या करती है? उन सब को इंक्लूड करती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम के क्या है? हार्डवेयर हैं। सच है डेटा प्रोसेसिंग अदर देन CPU, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वर्चुअलाइजेशन और मल्टी प्रोसेसिंग। तो इसके साथ हमने इसकी सब कैटेगरी को भी देख लिया, यानी कि अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर, how a computer architecture is work and what is the sub category of computer architecture। अब इसमें क्वेश्चन आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर्किटेक्चर से भी आ सकता है, आपका जो डायग्राम ऑफ आर्किटेक्चर है उससे भी आ सकता है, और सबसे ज्यादा जहां से आने के चांसेस हैं वो है आपका सब कैटेगरी ऑफ आर्किटेक्चर। इससे आपका क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से। तो हमने सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल में देख लिया। अब हम जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो नया टॉपिक है आपका नेक्स्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। जो नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस नए टॉपिक का नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, समझा चुका हूं और कह चुका हूं
कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हमने जितने भी पार्ट्स यूज किए हैं वो सभी मिलकर एक साथ कंप्यूटर में काम कैसे करते हैं, इंटरनली वर्क कैसे होता है। अगर हम उस चीज की स्टडी कर रहे हैं, उस चीज को समझ रहे हैं, उस चीज को जान रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं, तो वो हमारा होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अब हमें पता चल गया बेस ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब इसको टेक्निकली समझ लेते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नीड टू नो द प्रोसेसिंग पावर ऑफ प्रोसेसर्स। They may need to optimize software in order to gain the most performance for the lowest price. अब देखो, मैं बता चुका हूं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वर्किंग टेक्निक के बारे में जानना। अब हम एक प्रोसेसर यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर। एक टेक्निकली एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक प्रोसेसर यूज करते हैं किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और हम उस प्रोसेसर को स्टडी करना चाहते हैं, उसकी वर्किंग को स्टडी करना चाहते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करता है। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उसको स्टडी करके हम उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, या फिर उसको हम कुछ उसके अंदर चेंज करना चाहते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट, हम इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। तो जब तक आप उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी को अच्छे से नहीं देखोगे तब तक उसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। और वर्किंग कैपेबिलिटी को रीड करना ही, पढ़ना ही, स्टडी करना ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद है दिस कैन रिक्वायर टू क्यूट द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। और ये संभव कब है? जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में जानो। समझ में आ गई बात? उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल इन एसडी कार्ड। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमारा समझ में आ गया। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी है वो मैं आपको बता देता हूं। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये ओरली मैंने आपको बता दिया था। अब हम पर्टिकुलर एक टास्क देखेंगे, इंप्लीमेंटेशन होता क्या है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को चेंज करना, किसी चीज को एडिट करना, किसी चीज को बदलना। इसकी जरूरत होती है जब आप वर्क करते हो रिक्वायरमेंट के साथ। तो इम्प्लीमेंटेशन इज यूज्ड टू चेंज और एडिट अवर वर्किंग टेक्निक। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, आपकी उस डिजाइन को जो कि आपके द्वारा की गई है, उस डिजाइन को इंप्लीमेंट करने का काम करता है। अब इंप्लीमेंटेशन के अंदर हम कुछ स्टेप्स यूज करते हैं, उन स्टेप को हम देख लेते हैं। सबसे पहला लॉजिक इंप्लीमेंटेशन। लॉजिक इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है एंड, और नोट और नैंड। ये कुछ गेट होते हैं जिनके थ्रू हम वर्क करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, ये आपके लॉजिकल गेट हैं। ये आपके क्या हैं? ये आपके क्या हैं? लॉजिकल गेट हैं। अब हम चाहते हैं कि इनकी जो डिजाइन ऑफ वर्किंग है उसको ही इंप्लीमेंट कर दिया जाए। तो फर्स्ट इज दैट वी कैन बी इंप्लीमेंट एज ए लॉजिक डिजाइन। क्लियर है? हम लॉजिकल गेट्स की और रिक्वायरमेंट की जो सर्किट है, उसकी जो सर्किट है उसको हम हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं, उसके लेवल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट सर्किट इंप्लीमेंटेशन। अब सर्किट का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। मेरे पास ये कोई एक डिवाइस है, डीपली नहीं समझना अभी, क्योंकि डीपली हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप बेस देख लो, सर्किट का बेस क्या होता है। ये मेरे पास क्या है, कोई एक डिवाइस है। अब इस डिवाइस के अंदर सपोज दैट यहाँ पे कुछ होल है, और इस जगह पर मैंने कुछ दूसरी डिवाइस ऐड कर दी और इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद जब ये वर्क करेगा ना, तो इसके अंदर जो चीज हमने ऐड की है वो वर्क करने वाली हैं। तो इस पूरी चीज को हम सर्किट कहते हैं। समझ में आ गई बात? सर्किट के अंदर पहली बात तो हम डिजिटल इक्विपमेंट का यूज करेंगे। दूसरी बात, उस डिजिटल इक्विपमेंट के साथ हम कुछ डिजिटल कंपोनेंट्स ऐड करेंगे जो हमें पर्टिकुलर काम करा सकता है। अब सर्किट क्यों बनाया गया? क्योंकि सर्किट से हम हमारे जो डिजाइन है उसको
कॉम्प्लेक्स किए बिना एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। तो इसमें दूसरा है कि हम हमारे सर्किट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि उसमें ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है और उसके अंदर मल्टीप्लेक्सर यूज हो रहा है, लैचेज यूज हो रहे हैं, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल लेवल से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज समझ में आ गई। उसके बाद थर्ड है फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। अब फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब सिंपली ये है कि आप पूरे फिजिकल आर्किटेक्चर को चेंज करना चाहते हो। जैसे कि आप कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड देखते हो, तो मदरबोर्ड जो है वो फिजिकल है, पूरा फिजिकल आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर सर्किट भी लगे हुए हैं, लॉजिकल गेट्स भी लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज लगी हुई हैं। तो आप उस पूरे आर्किटेक्चर को ही इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो वो कहलाता है आपका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल है डिजाइन वैलिडेशन। अब देखो हमने इंप्लीमेंट तो कर दिया, यानी कि हमारे पास एक नई डिजाइन हो गई। अब वो नई डिजाइन हमने बनाई है हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, वो नई डिजाइन किस तरीके से काम कर रही है, कैसे वर्क कर रही है, किस तरीके से उसकी टेस्टिंग हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पहले से बेकार बन गया। तो उन सभी चीजों को चेक करना डिजाइन वैलिडेशन कहलाता है। इसके अंदर हम उस सारी चीज को, स्टेप्स को चेक करते हैं जो कि हमारे द्वारा इंप्लीमेंट की गई है। तो ये आपका हो गया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को डिटेल में समझते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की हमने उसके सब कैटेगरीज देख ली, उसके किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ये देख लिया। इससे पहले हमने आर्किटेक्चर के बारे में देख लिया, उसकी कैटेगरी देख ली। तो अब आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन तो हमारा हो गया कंप्लीट। आर्किटेक्चर होता है पार्ट्स की स्टडी करना, ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी वर्किंग की स्टडी करना, ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो प्रॉपरली वर्क कैसे करता है। देखो ये आपके सामने एक डायग्राम है, इसके अंदर हमारे पास यहां पे एक इनपुट डिवाइस है, और मैं आपको इधर बना के बता देता हूं, ये हमारी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, और इस इनपुट डिवाइस से डेटा जा रहा है आपके सीपीयू के पास, और वो जो डेटा आपका सीपीयू के पास जा रहा है उसके साथ काम होने के बाद यहां पे निकल रहा है आपका आउटपुट। इट इज क्लियर। अब देखो मैंने सबसे पहले ए इनपुट के रूप में दिया, यहां से ए दिया, और ए चलकर किसके पास आया, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास आया, और कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, उसको डायरेक्टली मेमोरी के पास भेज दिया। अब मेमोरी यूनिट उसको दोबारा से कहां पे भेजेगी, वर्किंग के लिए भेजेगी, और वर्किंग करने के बाद वो फिर कहां जाएगा, आउटपुट के पास जाएगा। कैसे जाएगा, जैसे कि यहां से हमने ए दिया, ए इसके पास गया, यहां पर है CU, ALU और MU, ये कंट्रोल यूनिट के पास आया, इसने मेमोरी के पास भेजा, मेमोरी यूनिट ने इसके साथ प्रोसेस किया। अब ये देखो ये आपकी ऑप्शनल है, अगर जरूरत है तो काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा, लेकिन ये दो काम तो होंगे, कंट्रोल यूनिट होगी और मेमोरी मिलेगी। विदाउट मेमोरी मिले हम किसी भी डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते। अब ये डेटा आपका कंप्लीटली प्रोसेस हो गया, अब एक इंफॉर्मेशन बन गई, और वो इंफॉर्मेशन जो बनी है उस इंफॉर्मेशन को भेज दिया जाता है आउटपुट के पास, और आउटपुट के अंदर वो इंफॉर्मेशन आपको दिख जाती है। ये एक बेसिक है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। अब टेक्निकली हम उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को डिटेल में देख लेते हैं। मेरे पास ये इनपुट डिवाइस है, फिर मेरे पास ये सीपीयू है, और फिर मेरे पास ये मॉनिटर है। अब टेक्निकली देखते हैं, हमने यहां से ए प्रेस किया, हमने यहां से ए प्रेस किया, ए इज दैट ह्यूमन लैंग्वेज, ए क्या है, आपकी लैंग्वेज है। अब ए को आप जैसे ही इनपुट के रूप में देते हो, ये इनपुट वायर के थ्रू कहां चली जाती है, सीपीयू के पास, और सीपीयू के पास जो ए पहुंचता है वो ए एक ऐसी चीज है जिसको कंप्यूटर नहीं समझता। तो सबसे पहले ये ए जाके मिलता है कंट्रोल यूनिट के पास। लेकिन आपको ये चीज याद रखना है कि इसको मेमोरी मिलती है तब कंट्रोल यूनिट इसको हैंडल कर पाता है।
तो मेमोरी इसको मिलती है दो बार, एक बार तो जाते ही मिल जाएगी और एक बार फिर ये कंट्रोल यूनिट उसको एक मेमोरी प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि जब तक मेमोरी नहीं मिलेगी जब तक उस चीज के साथ वो काम नहीं कर सकता। सपोज दैट आपको क्लास लेनी है, किसी टीचर से आपको क्लास लेनी, तो सबसे पहली जो स्टेप होगी वो क्या होगी कि आप क्लास के अंदर बैठोगे। अगर आप क्लास के अंदर आपको जगह ही नहीं मिल रही है तो आप क्लास नहीं ले सकते। तो मैंने ए दिया, हालांकि ए क्या है, डेटा है जिसको कंप्यूटर नहीं समझता, लेकिन कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। उसे मतलब नहीं होता कि क्या चीज यूजर दे रहा है क्या चीज नहीं दे रहा है, वो हर एक चीज को रिजल्ट में परिवर्तित करता है। समझ में आ गई बात? तो ये कंप्यूटर का एक फीचर्स है कि वो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अब आपने ए दिया, कंप्यूटर ने ए को गेन किया, 100% एक्यूरेसी फीचर्स होने के कारण कंट्रोल यूनिट ने उसको कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद कंट्रोल यूनिट उसे चेंज कर देगी 1010 में। ये ए का बाइनरी है, और हम जानते हैं कि मशीन लैंग्वेज को ही हमारा कंप्यूटर जानता है। अब हमारा जो ए था वो चेंज हो गया 1010 में। अब ये कंप्यूटर की लैंग्वेज बन गई। अब कंप्यूटर इसके साथ प्रोसेस करेगा, काम करेगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसके साथ काम करेगी, काम करने के बाद इसके साथ वर्किंग करने के बाद इस 1010 को इंफॉर्मेशन में बदल देगी। अब एक इंफॉर्मेशन बन गई, अंदर जाने के बाद 1010, अब उस इंफॉर्मेशन को भेज दिया जाएगा मॉनिटर के पास। अब मॉनिटर के पास जो डेटा जाएगा ना वो 1010 ही जाएगा, ना कि ए जाएगा। लेकिन अब आप ये कहोगे कि सर हमें तो वहां पर क्या दिखता है, हमें तो वहां पर ए ही दिखता है। तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये आपका मॉनिटर है, ये आपका मॉनिटर है, आपका 1010 वायर के थ्रू इस मॉनिटर के पास गया। इसके बैक साइड में एक पिक्चर ट्यूब लगी रहती है, चाहे कोई सा मॉनिटर हो, चाहे CRT हो चाहे फ्लैट मॉनिटर हो, कोई सा भी हो, हर में होती है ये पिक्चर ट्यूब लगी रहती है। और वो पिक्चर ट्यूब होती है कुछ इस तरीके की। यहां पे क्या होते हैं, पिक्चर बीम होते हैं इसके अंदर। अब ये जो आपका 1010 वो सबसे पहले इस बीम के पास जाता है, पिक्चर बीम के पास जाता है। किसके पास? पिक्चर बीम के पास। और जो ये आपकी परत होती है, इसके बैक साइड में एक फास्फोरस नाम का पदार्थ है, उसका लेप होता है। बैक साइड में क्या होता है? फास्फोरस नाम का पदार्थ है, उसका लेप होता है। अब जैसे ही आप 1010 इसमें एंटर करोगे, एंटर करते ही वो 1010 कहां पे गया? पिक्चर ट्यूब के पास गया, और पिक्चर ट्यूब बीम में वो 1010 इस तरीके से घूमता है। जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऐसे वो 1010 क्या करेगा? पिक्चर ट्यूब के अंदर घूमेगा। अब पिक्चर ट्यूब के अंदर जब वो 1010 घूमेगा तो घूमने के साथ साथ वो अपनी एक पिक्चर बनाएगा। क्लियर है? अब ये जो पिक्चर बनी है ये एक ऐसी पिक्चर्स है जिसे हम समझ नहीं सकते, ना देख सकते हैं और ना विजिबल है। अब ये जो पिक्चर आपने बनाई है ये पहुंचती है किसके पास? फास्फोरस पदार्थ के पास। अब फास्फोरस पदार्थ क्या करता है? उस पिक्चर को थोड़ा सा विजिबल कर देता है। विजिबल कर दिया। अब विजिबल करने के बाद यहां पर ये इस तरीके से विजिबल हो गई। अब विजिबल होने के बाद फिर ये पहुंचती है पिक्सल्स के पास। अब पिक्सल्स कहां होते हैं? आपकी स्क्रीन के आगे। पिक्सल्स का काम होता है चीजों को विजिबल कराना, दिखाना। जितने पिक्सल्स होंगे उतनी ही आपकी पिक्चर्स अच्छी आने वाली है। तो जैसे ही ये 1010 इसके पास गया, इस पिक्सल्स ने क्या किया? पहला काम तो इसे विजिबल किया ह्यूमन लैंग्वेज में, यानी कि इसको विजिबल कर दिया इस लैंग्वेज में, और जितने पिक्सल्स की संख्या थी उसके आधार पर इस ए को यहां पर डिस्प्ले कर दिया। अब जैसे ही आपने ए दिया था वैसा ही आपको ए मिल गया, लेकिन इसके अंदर ये पूरी जो वर्किंग हुई है, इट इज कॉल्ड ए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली वर्क। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली कैसे काम करता है, ये उसका एक पूरा वर्किंग टेक्निक है। इस पूरी वर्किंग टेक्निक से हर एक प्रोसेस होता है, हर एक इनपुट आपका आउटपुट में परिवर्तित होता है। यानी कि आप कंप्यूटर के साथ चाहे जो भी काम करो, उस काम को करने का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है।